हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 17 जुलाई। तो वीडियो में साथ अंत तक जरूर बनाइएगा ताकि आपको अच्छे से आर्टिकल समझ में आ सकें। वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। यहाँ पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है USA की। तो USA के अंदर है श्रम विभाग है, यानी कि जो लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ की सॉलिसिटर बनी है एक भारतीय एक महिला है, इनका नाम है सीमा। तो अमेरिकी सीनेट ने श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में भारतवंशी वकील हैं सीमा नंदा को नियुक्त किया है, यानी इनके नाम की पुष्टि कर दी है। तो 48 वर्षीय सीमा ओबामा प्रशासन में भी श्रम विभाग में सेवाएं दे चुकी हैं। तो ये अब इनके सॉलिसिटर बनने की यहाँ पे नाम इनका दे दिया गया है। तो बड़ी बात होती है, भारत की महिलाएं ये जिनको कि श्रम विभाग के अंदर सॉलिसिटर बनाया गया है वहाँ पे USA के अंदर। तो इसके बारे में जस्ट एक आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है धार्मिक भावनाओं से बढ़कर हैं सभी नागरिकों के जीवन का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 21 जो है संविधान का, उसकी बात की जा रही है जो कि आपका फंडामेंटल राइट है। तो बात क्या निकल के आ रही है, क्यों निकल के आ रही है? तो यहाँ पे इसलिए बात निकल के आई है, UP के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन के चलते वहाँ पे कावड़ यात्रा को अनुमति दे दी सरकार ने। सबसे पहली बात तो ये है। तो इस फैसले को लेकर के जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अनुमति दे दी तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, देखिए आप, स्वयं प्रेरित संज्ञान लिया। ये मुझे बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं प्रेरित संज्ञान भी ले सकता है, यानी कि अपनी इच्छा से, यानी कि अपने संज्ञान से। जैसे उसे पता लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार का निर्णय लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से इस पर स्वयं संज्ञान लिया और इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ पे आदेश भी दिए, आप देख सकते हैं। तो कावड़ यात्रा की अनुमति देने के फैसले पर पुनर्विचार करे उत्तर प्रदेश सरकार, ये बोला है। स्वयं प्रेरित संज्ञान पर न्यायाधीश RF नरीमन और न्यायाधीश BR गवई की पीठ ने कहा कि महामारी देश के सभी नागरिकों को प्रभावित करती है, यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक सहित अन्य सभी भावनाएं नागरिकों के जीवन के अधिकार के अधीन है, यानी कि सबसे बड़ा है उनका राइट टू लाइफ। सबसे पहले आपका जीवन होगा तभी आप ये धार्मिक अनुष्ठान, आपकी धार्मिक भावनाएं तभी तो आपकी बची रहेंगी जब आपका जीवन रहेगा। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि सर्वोपरि है उनका, पहले जीवन सर्वोपरि है, ना कि ये इस प्रकार की यात्राएं, इस प्रकार के आपके जो अनुष्ठान है धार्मिक अनुष्ठान, तो इनके सबके ऊपर बताया है राइट टू लाइफ को। तो आप एक चीज़ समझिए कि कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन होते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिसीजन लिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी मालूम है कि कोविड-19 कितना बुरा इम्पैक्ट करता है। मतलब आपको पता है जब कोविड-19 से समस्याएं खड़ी होती हैं, जब संभालने की बात आती है, प्रशासन को, लोगों को संभालने की बात आती है, तो किसको मैनेजमेंट करना पड़ता है? आपको पता है सरकार को मैनेजमेंट करना है, सरकार जवाबदेही भी सरकार की। तो सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है कि जब ये करना ही है उनको, अगर इस प्रकार की हरकतें करते हैं, उसे भयावी स्थिति हो जाती है, तब भी सरकार को ही वहाँ पर टैकल करना है उसको। तो ये जो डिसीजन लिए जाते हैं पॉपुलर बेसिस पे लिए जाते हैं, उनको भी पता है। यहाँ पे होता क्या है कि आप देखिए सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया तो लोगों को लगा कि नहीं सरकार ठीक कर रही है, लोगों के अनुसार चल रही है, जो उनको चाहिए था कि यहाँ कावड़ यात्रा लगनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ कि सरकार को भी पता था कि कहीं ना कहीं ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगी। तो सरकार के द्वारा क्या बोला जाएगा कि भाई हमने तो अपनी तरफ से निर्णय लिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। मतलब वही कि अपनी जो राजनीतिक है उसको हर जगह घुसेड़ने की ये लोग कोशिश करते हैं। ये भी तो हो सकता था कि इनको क्लियर कट यहाँ पे मना करना चाहिए था, इसको यहाँ पे कैंसिल ही कर देना चाहिए था। कावड़ यात्रा जो थी स्टार्टिंग फेज में इसको कैंसिल कर देना चाहिए था, ये कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इस प्रकार की जब हरकतें की जाती हैं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को अपना एक्टिव रोल दिखाना होता है और इस प्रकार से अब सरकार को बोल रही है सुप्रीम कोर्ट कि आप इसे कैंसिल कीजिए, ये ठीक नहीं है। यहाँ बात की जा रही है, ये एक पत्रकार हैं, तो ये अफगानिस्तान के अंदर पत्रकारिता करते हुए इनकी जान चली गई है। तो बता रहे हैं कैमरे के बहादुर योद्धा को जंग के मैदान में मौत ने दबोच लिया है। इनको पुलित्जर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये इस प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है। तो बता रहे हैं कि युद्ध और अन्याय के बीच फंसे हजारों बेगुनाहों की तस्वीरें दुनिया के सामने लाने वाले एक भारतीय योद्धा ने अफगानिस्तान में अपनी जान गंवा दी। इनका नाम है दानिश सिद्दीकी इनका नाम है, जिनकी मौत हो गई यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर अपनी पत्रकारिता की ड्यूटी निभाते हुए। तो ये इनके बारे में यहाँ पे इनको कवर किया गया है, तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए।
यहाँ बात की जा रही है निजी स्कूलों से द्वंद्व में फंस रही है शिक्षा। अब जो निजी स्कूलों का क्या मामला है, आपको पता है कि टीसी का एक बड़ा इशू निकल के आ रहा है, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। यदि आपको अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो अभिभावक हैं वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लें, क्योंकि इनकम सोर्सेज रही नहीं है और प्राइवेट स्कूल की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। तो उन लोगों ने क्या किया है कि जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन था उनका पहले, वहाँ से वो निकल गए हैं। उनकी जो पूरी की पूरी फीस थी, ये जो फीस थी ये उन्होंने पे नहीं किया और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में वो एडमिशन ले रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि ये सरकार ने, अभी आपको बताया था मैंने, आपको यू टर्न लिया सरकार ने बोला है कि अभिभावकों को कि आप 3 माह के अंदर आपको समय दिया गया है, आप इस स्कूल से टीसी लेकर के आइए। जबकि पहले किया था कि आपको टीसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर बोल दिया गया कि आप टीसी लेकर के आइए। ये जो मुद्दा अभी चल रहा है वर्तमान में, तो उसी के ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है। बात कर रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार मोटी फीस के चक्रव्यूह में फंस गया है। सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं है और निजी में ऊंची फीस है। ऐसे में अभिभावक जाएं तो कहाँ जाएं। देश के लगभग सभी राज्यों में निजी स्कूलों और पालकों के बीच द्वंद्व और विवाद जारी है। राजस्थान में माता पिता बच्चों को निजी स्कूलों में निकालकर सरकारी में ले जाना चाहते हैं, मगर कोरोना काल की बकाया फीस के बगैर निजी स्कूल बच्चों को टीसी नहीं जारी नहीं कर रहे हैं। वहीं इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बगैर टीसी के भी सरकारी स्कूलों में प्रवेश दे दिया जाएगा। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति गंभीर है, क्योंकि सरकारी स्कूल दुर्दशा का शिकार हैं। ऐसे में अभिभावक निजी स्कूलों से फीस माफ करवाने या कम करवाने की जंग लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो टीसी है वो प्राइवेट स्कूल नहीं दे रहे हैं जब तक आप उनकी पूरी फीस पे नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि बिना टीसी के भी आपको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार के डिसीजन भी देखने को मिल रहे हैं। कहने को शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई की बात कर रहे हैं, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, आपको पता है, मुझे बताइए इसको फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था और आर्टिकल कौन सा है इसका। तो कहने को शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया है, मगर वर्तमान काल में यह अधिकार बच्चों को दिला पाना कठिनतम हो गया है। फिर से मध्य प्रदेश की बात करें तो पता चलता है कि इस सत्र में आरटीई की लॉटरी में 1,43,000 सीटें खाली रह गई। आप समझ सकते हैं, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आपको पता है कि प्राइवेट स्कूलों में भी 25% का कोटा यहाँ पे रखा जाता है। आप देखिए, ये 1 साल की बात की जा रही है, 1,43,000 सीटें खाली रह गई जो लॉटरी से भरी जाती हैं। अन्य राज्यों में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इन सब परिस्थितियों से ये तो जाहिर है कि दिल्ली को छोड़कर अन्य राज्यों में सरकारी शिक्षा की हालत में बीते दशकों में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है। प्रतीत होता है कि कमजोर नीतियों से धीरे धीरे सरकारी व्यवस्था को कमजोर किया गया और निजी पर निर्भरता बढ़ती चली गई। अफसोसजनक यह भी है कि निजी स्कूलों में भी बहुत कम प्रतिशत ही ऐसे हैं जिनकी शिक्षा का स्तर बेहतर है। गांव-गांव, गली-गली में कुकुरमुत्ते जैसे उग गए निजी स्कूलों में ना तो अच्छे शिक्षक हैं और ना ही कोई सुदृढ़ आधारभूत ढांचा। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बच्चों के भविष्य पर लगता जा रहा है। वे क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ेंगे, क्या गढ़ेंगे, ये कोई नहीं जानता। वक्त की ज़रूरत है कि नई शिक्षा नीति के साथ विद्यालयों का भी कायाकल्प किया जाए। यह सुनिश्चित करना ही होगा कि नए दौर की शिक्षा हर बच्चे को सुलभ हो और राज्यों को भी शिक्षा का बजट गहराई से विश्लेषण करना होगा। यानी कि बता रहे हैं कि जो गुणात्मक सुधार होना चाहिए था शिक्षा को लेकर के, इतने सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए, लेकिन फिर भी जब हम क्वालिटी की बात पे आते हैं ना, तो इतनी अच्छी क्वालिटी महज 1-2% ही स्कूल हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की बात करें, आपको पता है गली मोहल्ले नुक्कड़ पे बहुत छोटे छोटे स्कूल खुल गए, केवल अपना वो प्रॉफिट मेकिंग एक धंधा चला रहे हैं। मतलब एजुकेशन के नाम पे कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, बस अंग्रेजी लिख देते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन मतलब आप जब जाके देखेंगे ना उनकी स्थिति इतनी खतरनाक है। सरकारी स्कूलों से भी उनकी मतलब गई बीती स्थिति है वहाँ पे। तो उसकी बात कर रहे हैं ये। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नए दौर में कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे और सभी को अच्छी शिक्षा सुलभ हो। यह भी देखना अनिवार्य है कि बच्चों को उनके घर के पास ही बेहतर स्कूल, सरकारी स्कूल का विकल्प मिले, जिससे वह अपना परिवार का, समाज का और देश का भविष्य उज्जवल बना सकें। सरकारों को भी यह भी जिम्मेदारी है कि वे ऐसे माहौल बनाएं जिसमें सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति आकर्षण बढ़े। तो अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान में 350 सरकारी इंग्लिश स्कूल खोले जाने हैं, जिसको कि यूपी जैसे राज्य उसको मॉडल के रूप में अपना रहे हैं। तो ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। तो ये अभी जो एडिटोरियल लिखा गया है, ये इसी टीसी के ऊपर जो इशू चल रहा है उसके ऊपर ध्यान में रखते हुए, उसको बेसिस मानते हुए, ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है उसके ऊपर ये एक एडिटोरियल लिखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 7 पर बात की जा रही है, ये जलवायु परिवर्तन को लेकर के न्यूज़ कवर की गई है। तो ग्रीनलैंड की बात की जा रही है। ग्रीनलैंड की ग्रीन पहल, सबसे बड़ा आइलैंड है दुनिया के अंदर ग्रीनलैंड, ये बात बता रहे हैं। जलवायु संकट से निपटने में मददगार होगी खनन पर रोक। इनके द्वारा अच्छी कुछ एक्शन लिए गए हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। तो बात कर रहे हैं कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त के पास कुलुसुक
ग्रीनलैंड की खाड़ी में तैरते हुए हिमखंडों की यह फाइल फोटो 16 अगस्त 2005 की है। ये जो पिक्चर है ग्रीनलैंड की 2005 की है। गुरुवार को दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड की वामपंथी विचारधारा की ओर झुकाव रखने वाली सत्तारूढ़ इनुइट एटाकटीगीट पार्टी ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं पर कदम आगे बढ़ाते हुए तमाम कच्चे तेल और गैस खनन से जुड़ी परियोजनाओं को स्थगित कर दिया है। बड़ा डिसीजन लिया है कि कच्चे तेल और गैस की जो परियोजना है उनको यहाँ पे उन्होंने स्थगित कर दिया है। सरकार ने अपने फैसले को एक स्वाभाविक कदम करार दिया और कहा कि जलवायु संकट के प्रति बेहद गंभीर है। ग्रीनलैंड के लिए खनन ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग भी बड़ा मुद्दा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले साल ग्रीनलैंड में रिकॉर्ड बर्फ पिघली है, जिसके चलते दुनिया भर के निचले तटीय इलाकों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि भविष्य कच्चे तेल में नहीं बल्कि अक्षय ऊर्जा में, और इस लिहाज से हमारे पास हासिल करने के लिए काफ़ी कुछ है। ग्रीनलैंड सरकार वैश्विक जलवायु संकट से निपटने की जिम्मेदारी में साझेदार बनना चाहती है। तो अच्छा डिसीजन लिया गया है ग्रीनलैंड के द्वारा। तो आप इसे एक बार मैप में जाके भी देख लीजिएगा और मुझे इसकी कैपिटल का नाम भी बताइए ग्रीनलैंड का क्या है। बात की जा रही है यहाँ पे पेज नंबर 9 पे माल्या, नीरव और चौकसी जी को झटका दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में ऋणदाताओं को एक समूह ने विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के जब्त शेयरों की बिक्री पर कर 792.11 करोड़ रुपए की वसूली की है। अब इन तीनों की संपत्ति की बिक्री से कुल वसूली 13,109 करोड़ रुपए की हो गई है। तो ये अच्छा काम इनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ बात की जा रही है बम्पर पैकेज की। अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी से बन रहे हैं लोग करोड़पति। सैलरी में निजी कंपनियों के सीईओ ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। बात की जा रही है अच्छी नौकरी का पैमाना, मोटी सैलरी। आईटीसी कंपनी में बहुत अच्छी यहाँ पे सैलरी इनको मिल रही है। जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, वहाँ पे सीईओ जो उनकी बात की जा रही है, तो 153 एम्प्लॉय 1 करोड़ से ज़्यादा पा रहे हैं सैलरी। आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है। 39 मैनेजर्स को पिछले साल दी 1 करोड़ सैलरी, ये बात कर रहे हैं। 123 एम्प्लॉई हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के करोड़पति क्लब में अभी भी शामिल हैं। 400 एम्प्लॉई अलग अलग कंपनियों में सीईओ बने यूनिलीवर के। तो ये कुछ बात की जा रही है कि निजी कंपनियों में भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अच्छी सैलरी पा सकते हैं यदि आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं। तो ये बात बताई गई है। बात करें कि महामारी के साइड इफेक्ट हैं यहाँ पे, ये तो कोरोना काल में छूट गए 23 करोड़ बच्चों के नियमित टीके। तो ये न्यूज़ मैंने इसलिए यहाँ पे ली है कि अब कोविड-19 आपको पता है महामारी तो बनी गई है और एक इम्पॉर्टेंट विषय भी बन गया है। तो कभी सब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम्स होते हैं जैसे कि आरएस मेंस जैसे एग्जाम्स होते हैं, लिखने को यदि आ जाए कोविड-19 पर कि क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव देखे गए, तो वहाँ पे ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि बच्चों पर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा कि नियमित उनका टीकाकरण रुक गया बच्चों का। तो ये भी एक नेगेटिव वहाँ पे इम्पैक्ट आप शामिल कर सकते हैं। तो ये होता है कि आप आंसर किस प्रकार से देते हैं, कितने अच्छे इनोवेटिव पॉइंट्स आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके आंसर को बेहतर बनाता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। तो बात करें डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, कई ऐसे टीके हैं जो कि बच्चों को दिए जाने थे, रेगुलर दिए जाते हैं, लेकिन इस बीमारी के कारण ये नहीं दिए गए। बात की जा रही है हवालात में हथनी व बच्चा। असम की यहाँ पे न्यूज़ है ये। तो एक हथनी व उसके बच्चे को एक नाबालिग बालक को मारने के आरोप में लोहे की जंजीरों में जकड़कर हवालात परिसर में बंद कर दिया गया। पुलिस ने लापरवाही से हत्या का मामला दर्ज किया। बाद में उन्हें काजीरंगा अधिकारियों को सौंप दिया। हथनी और उसका बच्चा पूर्व विधायक जितेन गोगोई का है। तो आप समझ सकते हैं ये बेचारे बेजुबान हैं, आप इन पे कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, ये आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो वास्तव में गुनहगार हैं, जो जिन्होंने कि अपराध किए हैं, कई सारे अपराध किए हैं, वो आज जेलों के बाहर बैठे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं कि जो मतलब लोग कैपेबल नहीं होते उनको किस प्रकार से दबाया जाता है। तो ये बेजुबान कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो आप इनके ऊपर कुछ भी इस प्रकार के आरोप लगा के आप इनको जेलों के अंदर या बंद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये न्यूज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल किया है। याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य के अंदर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। 1 हॉर्न राइनो यहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।